हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2020 का महाराष्ट्र विशेष महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? राज्य सेवा के लिए। ऑब्वियसली राज्य सेवा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक एग्जाम्स है, जैसे तलाठी तलाठी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और जैसे पुलिस भर्ती हो गई, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी महाराष्ट्र से संबंधित जो भी एग्जाम्स है, उन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा ही मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इन दोनों ने एक वर्चुअल उद्घाटन किया। किसने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये कहाँ पे किया है? नवी मुंबई में। ये आपको पता होना चाहिए, नवी मुंबई में उद्घाटन किया। तो इस डेटा सेंटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है योटा एनएम डेटा सेंटर, योटा NM1 डेटा सेंटर। अब ये डेटा सेंटर क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, काफी ये ब्रॉड टर्म है और इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो पहले तो ये देखिए कि ये सभी सत्य हैं, ठीक है। इसे हीरानंदानी ग्रुप के योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? ये हीरानंदानी ग्रुप का, जो रियल एस्टेट में भी हीरानंदानी ग्रुप। सेंटर एक उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा पेश करता है जो सरकार और अन्य संगठनों को वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग करने में मदद करता है। अब इसका मीनिंग समझना, फिर देखना। काफी ब्रॉड टर्म है ये, क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी की टर्म है, फिर भी मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहले जो हमारा बिजनेस चलता था, वो किस पे चलता था? ट्रेडिशनल, हमारे पास डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस से हमारी फ्यूचर की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके पास 10,000 सेंटर्स हैं, 10,000, और वहां पे रोज 50 इंक्वायरी आती है। तो ये डेटा कितना हो जाएगा? इंटू 50, यानी बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। और इतने सारे डेटा का एनालिसिस इतना इजी नहीं होगा। पहली बात तो इसको स्टोर करना ही मुश्किल होगा। इसके बाद में जब आपको जो डेटा चाहिए वो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम अत्याधुनिक कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। तो उनके लिए आप नहीं कर सकते, हम ये छोटे मोटे लैपटॉप से ये नहीं कर सकते। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या बनाती है? डेटा सेंटर बनाती है, जहां पे आपका एक सर्वर इंस्टॉल कर देंगे। वो एक रैक टाइप होता है, जो मैंने देखा आईबीएम में। आईबीएम मुंबई में मैं गया हूँ और उसमें वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के वहां पे सर्वर लगे हुए हैं। और वो सर्वर कुछ और नहीं, डेटा सेंटर है, कि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। जब आपको चाहिए आप उस डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे देखा, बहुत सारी कंपनियों का है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। आपको जब आप डेटा चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास लैपटॉप भी है, बट सिंस उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इतने सारे सेंटर्स हैं और इतने सारे लोग उसको एक्सेस करेंगे, तो एक लैपटॉप से करेंगे तो वो लैपटॉप हैंग हो जाएगा, या फिर वो पॉसिबल नहीं होगा कि सभी उसको एक्सेस कर पाए। इसलिए उसके बड़े बड़े सर्वर बनते हैं, बड़ा डेटा सेंटर बनता है, ठीक है। तो ऐसा एक डेटा सेंटर मैंने आईबीएम का देखा है। ऐसा ही एक डेटा सेंटर कहां पे बनाया गया है? अब ये वाला बनाया गया है, योटा एनएम डेटा सेंटर। और ये बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। अब देखिए इसकी खासियत और देखने को मिलेगी। पहली बात तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या? आप क्या करते हैं? प्रीवियस आपके पास जो डेटा होता है उसका एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर के स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके बेसिस पे, कि पास्ट में आपने क्या क्या अचीवमेंट किए, आगे इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी प्रीवियस डेटा का एनालिसिस। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, फिर भी इतना सफिशिएंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। NM1 डेटा सेंटर 300 एकड़ की कुल क्षमता वाले पनवेल पार्क में
18 एकड़ पर स्थापित होगा, बहुत बड़ा डेटा सेंटर होगा। और देखिए आगे और आश्चर्य की बात, 30,000 रैक इसमें होंगे। एक रैक में एक कंपनी का डेटा होता है, ठीक है, याद रखना। और एक रैक कितना होता है, इतना बड़ा होता है। एक कपबोर्ड आपने देखा होगा घर में अपने जो रहता है, उतने बड़े कपबोर्ड जैसा होता है, और उसमें आपका सर्वर इंस्टॉल होता है। और वहां आपको किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, आप कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कोई कंपनी का ही बंदा होता है, और कंपनी के लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी होती, क्योंकि वो आपका डेटा सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, आईबीएम में मैं गया हूं, तो वहां कम से कम 24 आवर्स पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है उनको, और कंपनी ईमेल भेजेगी कि ये बंदा आ रहा है हमारा डेटा देखने के लिए, तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, नहीं तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे एक रैक नहीं बल्कि कितने, 30,000 रैक होंगे। बहुत बड़ा रैक नहीं होता वो, एक कपबोर्ड के बराबर होता, तो ऐसे 30,000 रैक रखाएंगे। और यह, और उसको ना 24 आवर क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली 24 आवर चलाना है, क्योंकि डेटा का एक्सेस चाहिए। तो 210 मेगावाट बिजली का ये उपयोग करेगा, और 30,000 इसमें रैक रखाएंगे। मींस काफी बड़ा डेटा सेंटर ये होना चाहिए, तभी तो ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। इसके बाद इस डेटा सेंटर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। NM1 को डिजाइन डॉक्यूमेंट्स का फॉल्ट टॉलरेंट टियर 4 प्रमाणन अप टाइम इंस्टीट्यूट यूएसए से प्राप्त हुआ। समझिए, फॉल्ट टॉलरेंट मींस क्या, इसमें फॉल्ट होने के लिए सर्टिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि इतना डेटा आपने रखा हुआ है तो इतना आसान नहीं उसको मैनेज करना, उसको मेंटेनेंस करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें फॉल्ट आ जाए तो आपके 10,000 के 10,000 सेंटर मान लीजिए हैं, तो वो तो एकदम से जाम हो जाएंगे, उनको उस डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। और बार बार ऐसे हुआ तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा इससे। इसलिए इनको सर्टिफिकेशन किया जाता है, टियर 1 सर्टिफिकेशन, टियर 2 सर्टिफिकेशन, ऐसे टियर 4 सर्टिफिकेशन ये होता है। और ये कौन करता है, अप टाइम इंस्टीट्यूट यूएसए ने दिया है सर्टिफिकेशन, किसको, इसी NM1 को, NM1 डेटा सेंटर को। और वो कौन सा, फॉल्ट टॉलरेंट टियर 4 प्रमाणन दिया है, यानी सर्टिफिकेशन दिया है। अब आपको ये इतना सारा ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना भर याद रखना है कि अप टाइम इंस्टीट्यूट यूएसए ने एक क्या दिया है, सर्टिफिकेशन किया है कि हाँ भाई आपका डेटा सेंटर अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधा का उद्घाटन डैश शहर में किया, जिससे प्रतिदिन 10,000 परीक्षण क्षमता बढ़ेगी। कोविड-19, ऑब्वियसली अभी कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या कराना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें टेस्टिंग करनी होगी, तभी हम उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं कोविड-19 को अर्ली स्टेजेस में। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर आप अर्ली स्टेज में कोविड-19 को अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होती फिर। तो ऐसा कौन से शहर में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री हमारे देश के, क्या किया है, डेटा परीक्षण सेंटर का उद्घाटन किया है, कलकत्ता, मुंबई, नोएडा या उपरोक्त सभी शहरों में। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी शहरों में, यानी कोलकाता में भी, मुंबई में भी और नोएडा में भी, इन तीनों ही जगह पर इनका शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधा का उद्घाटन 3 शहरों में किया है, जिसमें प्रतिदिन 10,000 परीक्षण क्षमता बढ़ेगी। यह केंद्र मुंबई में होगा, यानी मुंबई में ये केंद्र कहां पर होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे होगा मुंबई में। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, IIT बॉम्बे नहीं होगा, एम्स तो है ही नहीं मुंबई में, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। डैश बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे और क्या होगा, तो समझो। पहले तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब इसको देखते हैं, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बिजली का पोल है, ठीक है, जो मैंने खुद देखा है कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेचारे कैसे कैसे काम करते हैं। अब समझना, इस पोल पर कुछ मान लीजिए गड़बड़ है, यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, और ये लाइट में कुछ गड़बड़ आ गया और इसको आपको सुधारना है। तो पता है आप क्या करते थे पहले, पहले क्या अभी भी करते हैं, यहाँ पे एक लैडर लगाते थे, यानी एक सीढ़ी लगाते थे और फिर इसके ऊपर चढ़ते थे बेचारे,
और इसमें दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी बहुत थी, तब इसको इम्प्रूव करते थे, सुधारते थे, अभी भी करते। बट अगर आप विदेशों में देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें देखें, तो वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, यहाँ से ड्रोन छोड़ते हैं। ड्रोन 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 जानते हो ना, एक कैमरा होता है, हेलीकॉप्टर टाइप होता है वो, जैसे ऊपर उड़ता है, ठीक है। ड्रोन आपने देखा होगा, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है वैसे ये भी उड़ता है, और यहाँ पे जाएगा ये और इसका फोटो ले लेगा, इसका इसका वीडियो ले लेगा, और इसमें चेक किया जाएगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। इसको बोला जाता है ड्रोन का निरीक्षण, ड्रोन से निरीक्षण। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। डैश बिजली, महाराष्ट्र बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का, जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं और बिजली की लाइन होते हैं, निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब इसके ऊपर और डेटा दिया हुआ है, वो भी आपको देखना है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर एक में आपने सब नहीं डाला, अलग अलग डालते हैं। वो मैं इसलिए डालता हूं ताकि एक ही जगह गोंधल ना हो। एक ही जगह अगर गोंधल हो गया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर डेटा देखते देखते आपको कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए मैं नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। महाराष्ट्र बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला राज्य, पहला राज्य बन गया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि उपरोक्त तो दोनों सत्य है, यानी ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, मैं कोई आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आंसर पहले बता दे रहा हूं। पहली चीज तो MSETCL ड्रोन के साथ पावर लाइन निरीक्षण के लिए DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने वाली देश की पहली पावर कंपनी बन गई है। MSETCL ये एक पावर कंपनी है हमारे महाराष्ट्र में, और ये क्या करती है, बिजली सप्लाई करती है ऑब्वियसली। DGCA, तो DGCA आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशंस, सिविल एविएशंस। अब ये क्या है और ये इसकी अनुमति क्यों ली, इसका क्या रीजन है? तो पहली बात, सिविल एविएशंस का मतलब क्या होता है, जो उड़ान होती है, ऊपर उड़ान भरते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इससे अनुमति लेनी चाहिए आपको। आप ऐसे ही, आपके पास मान लीजिए निजी हेलीकॉप्टर है, आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपका मन किया आप उड़ाने लगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऊपर अगर कोई एरोप्लेन है और नीचे से इधर आपका हेलीकॉप्टर गया और दोनों के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, तो ये इससे टकरा जाएगा और क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और वैसे भी हमारे एरोस्पेस में हर कुछ उड़ाने की हम अनुमति नहीं दे सकते। तो ऐसे ही जो ड्रोन होता है वो भी एक तरीके का हेलीकॉप्टर ही होता है। यस, एक तरीके का वो छोटा मोटा हेलीकॉप्टर है। तो उसको अगर आपको उड़ाना है तो आपको अनुमति किसकी लेनी होगी, DGCA की, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये पहली कंपनी है जिसको DGCA ने अनुमति दी है कि हाँ, आप अपने जो बिजली लाइन और ट्रांसमिशन टावर हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, निरीक्षण करने के लिए इस ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 50 मीटर तक उड़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, MSETCL 16 ड्रोन का उपयोग करेगा। 16 ड्रोन होंगे जो अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेंगे, यानी 16 मीटर हाइट तक जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ क्या, उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सह परीक्षण योजना, प्लाज्मा थेरेपी कम टेस्टिंग योजना डैश कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए नागपुर के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। प्लाज्मा फ्यूना ऑप्ट1 प्लेटिना, तो इसका आंसर है प्लेटिना। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। मुझे लगता है कोविड-19 पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो इतना मैटर 1 साल तक चला, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका, इस परियोजना का या इस योजना का नाम क्या रखा था, प्लेटिना। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, और ये क्यों लेके आए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हो गया या कोई और डिसीज हो गई। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एक बीमारी एक बार हो जाती तो दूसरी बार उस बीमारी के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती, बिल्कुल नहीं होती, ऐसा नहीं मैं बोलता। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, और उसको 3 बार कोविड हुआ है, 3 टाइम्स।
कोविड-19। तो आप ये ना सोचना कि एक बार हो गया और फिर कुछ नहीं होगा। 3 बार कोविड-19 से वो इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। बट हाँ, सेकेंड टाइम आपको कोविड या कोई सी भी बीमारी, एक बार कोई वायरस का अटैक हो जाए तो आपकी बॉडी में उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता विकसित हो जाती है। यस, और वो विकसित होने के बाद में जब फिर से उस वायरस का अटैक होता है तो आपका शरीर उससे लड़ना सीख जाता है। तो इसमें ये प्लाज्मा थेरेपी क्या थी? देखिए, इसकी वैक्सीन तो बहुत जल्दी मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने ये ट्राई किया कि मान लीजिए मुझे कोविड हुआ है, ठीक है, आई एम कोविड इन्फेक्टेड और मैं ठीक हो गया हूं, तो मेरी बॉडी में डेफिनेटली कोविड से लड़ने की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो विकसित हो चुकी है, और वो यानी मेरे ब्लड में इसको रेसिस्ट करने की क्षमता विकसित हो चुकी है। और वो अगर निकाल के दूसरे के ब्लड में, क्योंकि मेरा ब्लड अब समझ गया कि इससे कैसे लड़ा जाए, अब जो दूसरा बंदा है जिसको ज्यादा वो सीरियस है और उसका ब्लड अभी समझ ही नहीं पाया, और जब तक समझेगा पता चले तब तक आदमी ही हमारे बीच नहीं रहा, ये तो पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि मेरे ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाए और वो प्लाज्मा किसमें इंजेक्ट किया जाए, ये जो दूसरा बंदा इन्फेक्टेड है इसमें इंजेक्ट किया जाए, ताकि ये फिर आप सोच रहे हो कि पूरा ब्लड डालना है क्या? नहीं, थोड़ा सा डाला आपने, तो इसमें जो गए हैं रोग प्रतिकारक, वो क्या करेंगे, बाकी ब्लड को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप इससे इस तरह से लड़ सकते हो। इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का ऐसे दिल्ली में इसका प्रयोग करके देखा गया था और वो काफी हद तक सही सक्सेसफुल पाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए जितने भी कोविड के पेशेंट हैं इनका क्या लिया जाए, प्लाज्मा लिया जाए, और जो बीमार हो रहे हैं उनमें इसी को यूज किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। और जब ये पता चला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब को, तो उन्होंने क्या किया, एक परियोजना ही लॉन्च कर दी। कहाँ पे? नागपुर में, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में। आगे बात करते हैं, प्लेटिना के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यह राज्य में गंभीर रूप से कोविड-19 रोगियों को लाभान्वित करेगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी भारी चीज नहीं। अगर आप याद करना चाहें तो इसमें ये याद कर सकते हैं कि इसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया, यानी पैसे कितने दिए गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए सरकार ने क्या, मुख्यमंत्री राहत कोष से, मींस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कितने पैसे दिए हैं? 16.65 करोड़ रुपए इतने दिए हैं, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद उन्होंने 4 अन्य सेवाओं का भी उद्घाटन किया, जैसे प्लाज्मा दान। सबसे पहले बात तो अगर आप इस थेरेपी को करेंगे तो आपको 4 चीजें चाहिए ना। एक, आपको डोनेट करने वाला चाहिए बंदा, तभी तो आपके पास प्लाज्मा रहेगा ना। दूसरा, प्लाज्मा बैंक चाहिए, उसको आप प्लाज्मा को रख के रखें, नहीं तो उसने दिया और आप रख के ही नहीं रख पाए। तो पहली बात तो डोनर चाहिए, और फिर क्या चाहिए, प्लाज्मा का बैंक चाहिए, और फिर उस प्लाज्मा का क्या किया जाए, परीक्षण किया जाए। तो प्लाज्मा परीक्षण भी एक सेंटर होना चाहिए। तो 4 हो गए, 3 हो गए, और एक क्या, आपातकाल प्राधिकार। किसको दिया गया? वो जो महाविद्यालय था नागपुर का, उसको दे दिया गया कि आप आपातकाल में इस प्लाज्मा का उपयोग मरीज पे कर सकते हैं, रोगियों पे कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझा होगा। ये 4 चीजों का भी उन्होंने साथ में उद्घाटन किया। तो एक इसमें से ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, 16.65। उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा, अब ये क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसका आंसर है उपरोक्त दोनों सत्य है, यानी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये वही है जो मैंने आपको बताया। प्लाज्मा को उन लोगों के रक्त से प्राप्त किया जाएगा जो कोविड-19 से रिकवर हुए, पहला। दूसरा, उन मरीजों को रक्त में इंजेक्ट किया जाता है जिनका इलाज चल रहा है, इसी को बोलेंगे आप क्या, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी को मरणोपरांत उनके जीवन काल में थिएटर तथा कला में उनके योगदान के लिए डैश पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। रत्नाकर मतकरी साहब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे जब भी लेखक या कोई नाटककार या ऐसे कोई आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखिए अब ये 2 बार आ चुका है, एक बार पहले वाले वीडियो में भी आया है, मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया है। तो रत्नाकर मतकरी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले आप देख लेना। वैसे तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना।
तो इनको कौन सा पुरस्कार मरने के बाद, मरणोपरांत घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने? कौन सा पुरस्कार देंगे? महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र रत्न, देश रत्न या नटवर्य प्रभाकर पणशीकर? तो इसका आंसर होगा क्या? नटवर्य प्रभाकर पणशीकर। ये अवार्ड देने वाली है महाराष्ट्र सरकार, ये सम्मान देने वाली किसके लिए? थिएटर और कला में उनके योगदान के लिए। ठीक है, वो मराठी लेखक और नाटककार थे, रत्नाकर मतकरी। काफी फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लेखक और ये सब वही है, तो इसके बारे में कौन सा पुरस्कार के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बंदा एक्सपायर हो चुके हैं, रत्नाकर मतकरी, अब ये सरकार किसको देगी? तो उनके फैमिली वालों को देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 5 लाख रुपए। और आगे, पहली बात तो इसका आंसर है उपरोक्त तो दोनों सकते हैं। संस्कृति मंत्री अमित देशमुख, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में ये महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो है अमित देशमुख की अध्यक्षता वाली समिति ने नटवर्य प्रभाकर से के लिए मतकरी का चयन किया है। इनकी एक समिति थी, ऑब्वियसली जूरी बैठेगी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संस्कृति मंत्री अमित देशमुख। उन्होंने नटवर्य प्रभाकर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है? मतकरी साहब का चयन किया है, और पहले ही कर लिया था, बट कोविड-19 महामारी के कारण घोषणा में देरी हुई। तो इसका आंसर है उपरोक्त तो दोनों सत्य। महाराष्ट्र सीएम ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन मंच डैश का उद्घाटन किया है। तो पहली बात तो ये ऑनलाइन मंच लाने की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ये भी समझ लीजिए। अभी सभी को पता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स आते थे अदर स्टेट्स के या माइग्रेटेड, वो सब कहाँ जा चुके हैं? वापस उनके गांव जा चुके हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है इस समय। तो इसके लिए एक ऑनलाइन मंच का उद्घाटन किसने किया है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। उसका नाम क्या है? नाउ जॉब्स पोर्टल, मुंबई जॉब्स पोर्टल, महा जॉब्स पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा महा जॉब्स पोर्टल। ये शुरू किया है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये कैसे काम करेगा। चलिए अगली स्लाइड में है वो, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। महाराष्ट्र सीएम ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महा जॉब्स पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहली चीज, पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, यानी महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। एक दूसरा, पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास द्वारा संचालित है, यानी MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है। MIDC इसको संचालित करेगा। आगे, पोर्टल उद्योग विभाग, श्रम विभाग, कौशल विभाग के बीच एक संयुक्त उद्यम है। उपरोक्त सभी सत्य है इसका, ये तो ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब ये कैसे ब्रिज का काम करेगा समझना। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय की जरूरत है, एक एम्प्लॉय की जरूरत है या फिर कोई वर्कर की जरूरत है, और यहाँ पर कोई बंदा है, मान लीजिए इसको मुंबई में रिक्वायरमेंट है, और एक बंदा कहाँ पे है? वो बैठा हुआ है यवतमाल में। अब इसको कैसे, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा काम कर सकता है, या यवतमाल का जो बंदा उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वैकेंसी? इससे बेटर क्या किया सरकार ने? एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, महाजॉब। अब इस ऑनलाइन पोर्टल में आपको क्या करना है? कंपनी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, और कंपनी क्या करेगी? जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी इसमें देखेगी कि भाई अपनी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से कौन सा बंदा सूटेबल है, उसको कॉल करके या इन्फॉर्म करके बुला लेंगे। यानी इसके बीच में, कंपनी और पर्सन के बीच में जो गैप है, इस खाई को भरने की वो कोशिश करेगी। इसी का नाम दिया है ऑनलाइन मंच है, इसका नाम है महा जॉब्स पोर्टल। ठीक, और ये किसका उद्यम है? उद्योग विभाग यानी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। दूसरा श्रम विभाग, ऑब्वियसली लेबर वाले का। तीसरा कौशल विभाग, इन तीनों ने मिला के ये बनाया। इसके बारे में और तथ्य है, पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों और श्रमिकों की भर्ती में मदद करेगा, यानी एम्प्लॉयज भी चाहिए और वर्कर्स भी चाहिए,
दूसरा, यह नियोक्ताओं यानी औद्योगिक इकाइयों, कंपनियों और स्थानीय श्रमिकों के बीच खाई को पाट देगा, जो मैंने अभी बताया कि जिसको रिक्वायरमेंट है उससे जिसको जो करना चाहता है उसको कनेक्ट कर देगा, यानी इसका आंसर भी होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार और एसबीआई ने झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना के लिए डैश की स्थापना की है, स्ट्रेस फंड, रिलैक्स फंड, मेन फंड या महाफंड। तो इसका आंसर है क्या, स्ट्रेस फंड। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण मींस क्या, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक फंड चाहिए ना, स्लम रिहेबिलिटेशन आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मुंबई में धारावी में बहुत बड़ी झोपड़पट्टी। अब इस झोपड़पट्टी को क्या किया जाए, इतनी सारी जगह में ये झोपड़पट्टी यहां तक, इससे बेटर ये किया जाए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं झोपड़पट्टी के, उनको बोला जाए कि आप क्या करिए, कुछ दिन के लिए यहाँ से जरा बाहर जाइए और हम यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग बना के देते। तो नीचे वाला तो इनको मिल जाएगा, ऊपर वाला क्या, इसको बिल्डर दूसरे को बेच देगा। सिंपल सी बात है। तो बिल्डर को भी फायदा हुआ, इनको भी रहने के लिए अच्छा घर मिल गया। इसको बोलते हैं स्लम रिहेबिलिटेशन, और इसके लिए प्राधिकरण बना हुआ है, अथॉरिटी बनी हुई है, SRA, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। तो इसके लिए ऑब्वियसली पहले तो क्या चाहिए, फंड चाहिए, उसका नाम, और वो फंड महाराष्ट्र सरकार और एसबीआई दोनों मिलके उसको ज्वाइन करेंगे या इकट्ठा करेंगे, और उस फंड का नाम क्या रखा गया, स्ट्रेस फंड। स्ट्रेस फंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है, ये थोड़ा सा जरा मिस टाइप हुआ, कौन सा तथ्य सही है। राज्य सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 700 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ये बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें निवेश जैसा क्या है, तो भाई नीचे वाला तो आपने दे दिया, किसको, नीचे वाला तो जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको दे दिया, जिनकी झोपड़पट्टी थी उनको दे दिया। ऊपर की जो जगह बचती है तो उसको आप सेल करेंगे, उसको सेल करके ऑब्वियसली आपको इनकम होने वाली। यह धनराशि राज्य द्वारा संचालित शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड SPPL द्वारा बैंकों के माध्यम से जुटाई जाएगी, लेकिन फंड का प्रबंधन और वितरण बैंकों द्वारा किया जाएगा। अब ये बैंकों द्वारा क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसमें करप्शन होने के चांसेस होते हैं, बैंकों में थोड़ा सा करप्शन कम हो जाता है, तो इसलिए फंड तो ये जुटाएगा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड, बट इसका वितरण और प्रबंधन कौन करेगा, बैंक करेगा, या तो एसबीआई करेगा, एसबीआई के साथ है तो एसबीआई करेगा, और भी ब्रांचेस को छोटा मोटा सा पार्ट इसमें मिल सकता है, और भी बैंक्स को। तो इसका आंसर होगा क्या, दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार ने एक त्वरित स्लम पुनर्विकास नीति की भी घोषणा की है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य है। त्वरित मींस फास्ट, स्लम पुनर्विकास नीति, रिहेबिलिटेशन। अब इस नीति के संबंध में क्या सही है, तो देख लीजिए। पहले फाइलें 6 स्तरों पर जांच के बाद अनुमोदित की जाती थी, अब यह 3 स्तरों पर होगी। यह सभी चरणों में समय रेखा का 50% तक कम करेगा। अब इसको समझिए। जैसे मैंने क्या बोला कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, इस झुग्गी झोपड़ी में आपको क्या करना है, इसको डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट के लिए जब पहले फाइल चलती थी तो 6 जगह पे जाती थी, और इसमें बहुत लेट होता था, और इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं जानता हूं यहाँ पे, तो ठीक है वो सब होना ही है, बट 6 स्तर से इसको कितने 3 लेवल पे कर दिया गया। तो अब इसमें पहले टाइम कितना होगा भाई, 6 था तो 3 हो गया, तो आप टाइम 50% कम नहीं हुआ क्या। दूसरा, SRA ने पुनर्वास चरण के दौरान शहर में किराए के ढांचे को 12,000 रुपए प्रतिमाह तथा 10,000 रुपए प्रतिमाह उपनगर क्षेत्र में किया है। अब ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझा होगा कि ये कौन सा किराए की क्या बात कर रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ के ये झोपड़पट्टी के लोग हैं, इनको बोला कि आप बाहर जाइए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, बट जब तक वो बाहर गए बाद तो वो रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो वो रहते थे। तो इसके लिए जो डेवलपमेंट करने वाली अथॉरिटी है, जो बिल्डर है, वो क्या करेंगे, इनको रेंट देंगे, रेंट। तो वो रेंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 हजार रुपए दे दिए, जी नहीं, उसका रेंट डिसाइड किया किसने, SRA ने। मीन्स क्या, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने, कि आप 12,000 रुपए का रेंट देना आपको, किसमें, शहर में अगर है तो,
और अगर शहर के उपनगर में, जैसे मान लीजिए मुंबई है, अब मुंबई का उपनगर नगर क्या आता है, मान लीजिए हमारा थाने है, थाने में दीवा, मुंब्रा, कलवा, ये सब इनकी अगर बात करेंगे तो ये किस में आएगा, उपनगर में आएगा। और उपनगर में आएगा तो यहाँ पे तो 12,000 आपने दे दिया मुंबई में, बट मुंबई के बाहर आप कितना देंगे, 10,000 देंगे, क्योंकि इधर इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, इधर रेंट ज्यादा होता है। मेन मुंबई में तो रेंट बहुत होता है। थाने या इनके बाहर आप निकलेंगे, थाने में भी बहुत है महंगा। थाने से बाहर अगर आप निकलते जाएंगे तो रेंट कम होता जाएगा, तो इसी हिसाब से अगर इधर है तो आपको रेंट कम मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ये किसने डिसाइड किया, SRA ने। और अगर मान लीजिए इस उपनगर से भी बाहर है तो आपको 8,000 ही मिलेगा मंथली, मंथली यहाँ, ये एक बार का नहीं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। स्लम पुनर्वास परियोजनाओं का लाभ उठाने की पात्रता अब पूरी तरह से SRA निश्चित करेगा। SRA, पहले SRA निश्चित नहीं करता था। इसका आंसर क्या है, उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। SRA मीन्स क्या, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, यही बताएगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, किनकी जो एरिया है इसको रीडेवलप किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, और इनकी डेथ हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। महाराष्ट्र की पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त मीन्स क्या, SEC मीन्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी डेथ हो गई। और वो एक लेखिका भी थी, ठीक है, मराठी लेखिका, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है, एक दो, वो भी ध्यान रखना। बट हाँ, ये पहली है महाराष्ट्र की, इसलिए इसके एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और ये भी बता दूं मैं, वो कहाँ से थी, महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती थी, उनका नेटिव प्लेस भी महाराष्ट्र था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 उनको हो गया था, उनकी एज 72 ईयर्स हो गई थी, तो ऑब्वियसली 72 ईयर्स में तो डेथ हो ही जानी, कोविड अगर हो गया तो। तो इसका आंसर होगा क्या, नीला सत्यनारायणन। और ये एक मराठी लेखिका भी थी। 1972 का जो IAS बैच था, उसके ये महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर थी, और ये क्या बनी, महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, नीला सत्यनारायण। आगे देखिए, नीला सत्यनारायण का जन्म 5 फरवरी 1948 को डैश में हुआ था, तो मुंबई में हुआ था इनका जन्म, ये मैं आपको बता दूं, नासिक, पुणे और नागपुर नहीं। अब नीला सत्यनारायण जी के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मतकरी साहब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीला सत्यनारायण के द्वारा लिखी गई आत्मकथा। मैंने कहा वो एक मराठी लेखिका भी थी, ठीक है। उनकी आत्मकथा कौन सी, 50-50 है क्या, नहीं, 1/4 भी नहीं, 2/3 भी नहीं, इसका आंसर है 1 फुल 1 हाफ। इसका आंसर क्या होगा, 1 फुल 1 हाफ। ये आत्मकथा है, मींस ऑटोबायोग्राफी, किसकी, नीला सत्यनारायण जी की। नेक्स्ट देखिए, फिर ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता कुमकुम साहब का निधन हो गया, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर थे वो, 86 ईयर की एज में, बिहार से वो बिलोंग करते थे। उनकी डेथ कहाँ पे हुई, मुंबई में ही हुई है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया, वैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुमकुम। So this is the end of the video. Thank you. Thanks a lot for listening.